हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में राजस्थान सेट एग्ज़ाम, जिसे राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2023 का जो आयोजन हुआ था, जिसमें इतिहास का जो प्रश्न पत्र हुआ है उससे संबंधित हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहा है और क्वेश्चनों के क्या आंसर रहने वाले हैं। इन सभी के बारे में हम आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आप अगर उनको देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को देखकर आप के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो वीडियो रहने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर, जहां हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन हिस्ट्री के, उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जहां हम सबसे पहले भारतीय इतिहास के से संबंधित जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, जो राजस्थान इतिहास का जो सेट एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर 150 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम रहता है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन सभी 10 यूनिट्स से पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतिहास का जो पेपर हुआ है सेट एग्ज़ाम इतिहास वाला, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इतिहास के कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। इसके साथ ही आपको कई सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी और नई बातें आपको जानने को मिलेगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, सामंती व्यवस्था के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सामंती व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ से मानसोल्लास और प्रबंध चिंतामणि, मंसार और अपराजित परीक्षा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, वैसे ज़्यादातर लोगों ने इसका 1 2 3 4 आंसर लगाया है, और इसका जो राइट आंसर होगा, इसको पूरा सोर्स के साथ अगर आप देखोगे किसी बुक में, तब जाके इसका पूरा राइट आंसर पता चलेगा। वैसे ज़्यादातर इसका राइट आंसर 1 2 3 4 का ही सभी को पता चला है और 1 2 3 4 को इसका राइट आंसर माना है। बाकी इसका जो भी अदर सोर्स रहेगा वो बाद में इसका देखना पड़ेगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे बुक और राइटर दिए गए हैं। एक तरफ बुक दी गई है और दूसरी तरफ उनके राइटर दिए गए हैं। तो किस तरीके से इनको मैच करना है ये देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये वाला। पहला दे दिया गया यहाँ पे ताजुल मासिर, दूसरा है तारीख़ यामनी, तीसरा है तबक़ात नासरी और चौथा है फुतूस सलातीन। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए ताजुल मासिर जो किताब है वो हसन निजामी की किताब है। ये कई सारे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और दूसरा है जो है तारीख़ यामनी, ये उतबी की किताब है दोस्तों, जिसको पूर्व का पेप्स कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद तीसरा है ज़्यादा है हमारा तबक़ात नासरी। तबक़ात नासरी के लेखक है मिनारुद्दीन सिराज, जिन्होंने नासिरुद्दीन महमूद के लिए ये किताब लिखी थी, तबक़ात नासरी। और चौथा आ जाता है फुतूस सलातीन, जो इसामी की किताब है दोस्तों। इसी के अंदर चरखे का सबसे पहला उल्लेख देखने को मिलता है। ये सारे जितने भी इतिहासकार हैं, सारे दिल्ली सल्तनत से संबंधित इतिहासकार हैं दोस्तों। इन सभी का संबंध दिल्ली सल्तनत से है और ये सारे ग्रंथ के अंदर भी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जानकारी मिलती है। एकमात्र किताब ये है तारीख़ यामनी वाली किताब, जिसका उल्लेख गजनी जो शासक हुए हैं महमूद गजनवी से रिलेटेड, और उनसे पहले के जो शासक हुए हैं सुबुक्तदीन वगैरह वगैरह, इन लोगों के बारे में जानकारी तारीख़ यामनी में मिलती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या क्वेश्चन है? मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा शुरू करने का प्रयोग मुख्य रूप से किसके कारण विफल हुआ था? तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, भारत के अंदर टोकन करेंसी सबसे पहले अगर शुरुआत किसी ने की है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की है, जिसने तांबे के सिक्के की शुरुआत की थी। मतलब उन्होंने सोने के सिक्के के बदले में
सोने और चांदी के सिक्कों के बदले में तांबे की करेंसी स्टार्ट की थी और वो फेल हो गई थी। तो यहाँ पे यही कारण पूछा गया कि किस वजह से वो करेंसी का जो सिस्टम इन्होंने लागू किया था वो फेल हुआ। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे विदेशी व्यापारियों द्वारा टोकन सिक्कों की अस्वीकृति। तो दोस्तों ये तो गलत है। दूसरा यहाँ पे नकली सिक्कों की बड़े पैमाने पर ढलाई की गई। तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने चांदी और सोने के सिक्कों के बदले में जो टोकन करेंसी स्टार्ट की थी और उसका मूल्य सोने और चांदी के बराबर में किया था, तो लोगों ने घरे घर अपना टकसाल बना लिया और सबने नकली टोकन करेंसी यहाँ पे सबने ढालना स्टार्ट कर दिया। तो जिस वजह से इसकी जो मुद्रा व्यवस्था थी वो बिल्कुल क्रैश हो गया सिस्टम इसका, और ये नकली सिक्कों के बड़े पैमाने की ढलाई की वजह से ये इसकी योजना विफल हो जाती है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है टोकन मुद्रा की खराब गुणवत्ता, ये नहीं होगा। सांकेतिक और टोकन सिक्कों का पिघलाना, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। तो इसका जो नकली सिक्के बनाए थे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका कारण माना जाएगा। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 पे देख लेते हैं दोस्तों। अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जैन मुनियों की शिक्षा के प्रभाव के रूप में अकबर द्वारा जारी फरमान क्या था दोस्तों। तो जैन मुनियों का जो इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है मुग़ल बादशाह अकबर के ऊपर, उस प्रभाव के बाद कौन सा फरमान जारी किया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसने कौन सा फरमान जारी किया ये देख लेते हैं। अपने राज्य के जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों ये तो नहीं किया है इसने। दूसरा, जानवरों का वध 1 वर्ष में आधे से अधिक दिनों के लिए प्रतिबंध, ये भी नहीं किया था। तीसरा यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, प्रत्येक शुक्रवार को पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तुलु वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, इनका क्रोनोलॉजी जमाना है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तुलु वंश के शासक है जो हमारे विजयनगर साम्राज्य है, इसमें संगम वंश का जो होता है संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश। तो इस तरीके से दोस्तों 3 वंश का शासनकाल सबसे ज़्यादा फेमस रहता है, जिसमें तुलु वंश के जो कृष्ण देव राय रहते हैं ये सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। तो अब इनकी क्रोनोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगी दोस्तों, तो वीर नरसिम्हा जो है ये सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हमको कुछ भी नहीं देखना है दोस्तों, चारों ऑप्शन में हमको सबसे पहले 4 देखना है। तो 4 हमारा सबसे पहले ए ऑप्शन में दिया गया है। तो वीर नरसिम्हा 1 नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद कृष्ण देव राय आएंगे, फिर उसके बाद अच्युत देव राय आएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों वेंकट प्रथम आएगा, और सबसे आखिरी में सदाशिव राय आएंगे। और सदाशिव राय के बाद में ही दोस्तों इनके ही काल में तलीकोटी का युद्ध होता है 1565 में, और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से जोड़ा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो जोड़ा सुमेलित नहीं है ये हमको पता करना है। ये मराठा कालीन प्रशासन की शब्दावलियाँ हैं, इनको मैच में मतलब कौन सा जोड़ा गलत है ये देखना है। तो पेशवा के सामने है प्रधानमंत्री, तो ये सही हो जाएगा। दबीर या सुमंत ये हो जाएगा। विदेश सचिव, तो ये भी सही हो जाएगा। सुरनवीस या रॉयल पत्राचार, तो ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। और चौथा आ जाता है सरे नौबत, जिसके आगे वित्त मंत्री होता है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों कि सरे नौबत किसे कहा जाता था। तो ये आपको कमेंट ज़रूर करना है, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स करके बताना है आपको कि सरे नौबत किसे कहा जाता था मराठा प्रशासन में। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 की देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उन भागों के नाम हैं जिनमें महमूद शाह की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। बहमनी साम्राज्य का विभाजन कितने भागों में हुआ है और किन किन भागों में हुआ, ये हमको चेक करना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो मतलब बहमनी साम्राज्य का विभाजन दोस्तों जब महमूद शासक होता है, महमूद शाह आखिरी महमूद शाह तृतीय, तो इसके मृत्यु के पश्चात 5 भागों में बहमनी साम्राज्य विभक्त हो जाता है दोस्तों। तो ये कौन कौन से भाग होते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपको किसी भी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अमीर खुसरो की उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें
उसने दिल्ली के शहर का रोचक वर्णन किया है तथा बुगरा खां और केकूबाद का ऐतिहासिक मुलाकात का वर्णन किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है यहाँ पे किरान उस सादेन, दूसरा है नू सिपेहर, तीसरा है आशिका और चौथा है नजर ए खुसरो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरान उस सादेन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, निर्माण के पूरी तरह इस्लामी सिद्धांतों पर निर्मित होने वाली पहली भारतीय संरचना किसे कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे हुमायूं का मकबरा, दूसरा है अलाई दरवाज़ा, तीसरा है जन्नती दरवाज़ा और चौथा है कुतुब मीनार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अलाई दरवाज़ा की जो मेहराब है दोस्तों शुद्ध इस्लामिक और वैज्ञानिक विधि पर निर्मित है और इसका निर्माण इस्लामिक विधि से हुआ इस्लामिक संरचना मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पुर्तगाली यात्री के बारे में दिया गया है दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर आया था। तो यहाँ पे कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों। पुर्तगाली यात्री डेमिंगो पैयस के अनुसार देवदासियों ने विजयनगर साम्राज्य में एक उच्च सम्मानित स्थान रखा था, मतलब देवदासियों का जो स्थान था वो सम्मानित था विजयनगर साम्राज्य के अंदर। और इसका कारण बताया गया यहाँ पे, दक्षिण भारत में देवदासी प्रणाली विजयनगर साम्राज्य के तहत अस्तित्व में आई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल इसका सही है, मगर देवदासी प्रथा की जो शुरुआत हुई है, जो अस्तित्व में आई है, विजयनगर साम्राज्य में नहीं आई है, ये तो काफ़ी पहले से, मतलब ये इसका अस्तित्व हमको उत्तर वैदिक काल से ही देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही है और आर गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद शिवाजी और औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों ऐसे 1665 होना चाहिए, मगर इसमें राइट आंसर दिया नहीं गया है। तो इसका देखते हैं क्या ऑप्शन इसका बनता है दोस्तों, इसको ड्रॉप किया जाएगा या जो भी होगा देखा जाएगा। मुग़ल प्रशासन में मीर बख्शी, ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, मीर बख्शी पूछा है। मुग़ल प्रशासन में मीर बख्शी था मुस्लिम हितों का संरक्षक, महालेखाकार, सर्वोच्च सेनाधिकारी, किसानों का संरक्षक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, किसानों पर सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान का नाम चुनें। तो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक, जिसने हक ए सर्ब नाम से सिंचाई कर लगाया था, जो 1/10 था, कुल उपज का 1/10 भाग इसने वसूल किया था दोस्तों, हक ए सर्ब नाम से। इसके बाद इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रचलित टंका सिक्का किससे बना था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी का बना था दोस्तों। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता दोस्तों कि जीतल किसका सिक्का था, तो दोस्तों जीतल तांबे का था, टंका चांदी का था और जीतल तांबे का था दोस्तों। और ये टंका वाला जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसके अंदर पूछा भी गया, यही वाला क्वेश्चन यूजीसी नेट का जो हमारा अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका सेकंड शिफ्ट के अंदर इस टाइप का एक स्टेटमेंट देखने को मिला है उसमें भी। इसके बाद राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में किसने दरों की किसान अनुसूची प्रस्तुत की और पट्टा तथा कबूलियत के राज्य के किसानों के दायित्व और वास्तविक अधिकार को परिभाषित किया दोस्तों। तो इसमें मतलब पट्टा और कबूलियत के बारे में पूछा है दोस्तों, जिसका राइट आंसर बिना देखे आप लगा सकते हो, शेरशाह सूरी, जिसने पट्टा और कबूलियत की शुरुआत की थी दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, किस मुग़ल सम्राट ने तीर्थयात्री कर और जजिया कर को समाप्त कर दिया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुग़ल बादशाह अकबर, इसने तीर्थयात्री कर और जजिया कर को समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था इसने 1563 में और जजिया कर को समाप्त किया था दोस्तों 1564 में, 1562 और 1564 में दोस्तों, 1562 और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था, जो बाद में जाके 1575 में फिर से लगा देता है दोस्तों। तो 1579 में जाकर यह फाइनली इसको समाप्त कर देता है जजिया कर को। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
जागीर व्यवस्था के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जागीर व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन गलत है। सभी जागीरदार मनसबदार थे लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं थे। तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन इनका सही हो जाएगा, हमको यहाँ पे गलत बताना है। जागीर या तुयुल एक मनसबदार को उसके वेतन के ग्रहणाधिकार में भू राजस्व का अधिकार था, मतलब जो उसके ज़मीन मिलती थी, उसको जागीर मिलती थी, उससे उसका वेतन लेने का भी अधिकार था। ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा। जागीरदार के जागीर के बार बार स्थानांतरण की नीति का पालन किया गया था, तो ये भी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जागीर प्रणाली वंशानुगत थी दोस्तों, तो ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वंशानुगत नहीं थी दोस्तों। अब मैच करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका थोड़ा डेट में प्रॉब्लम दिख रहा है दोस्तों। वैसे अगर देखा जाएगा तो अहोमा पर जो आक्रमण किया गया था, इसका सबसे पहला आक्रमण 1658 या 1662 के आसपास किया गया था दोस्तों। और यूसुफ जई पे जो आक्रमण हुआ था वो 1667 में हुआ था। तो और अकमल खां अफरीदी का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, ये 1675 के आसपास हुआ था और ये 1672 में हुआ था। तो इसका थोड़ा डेट में क्रोनोलॉजी में ये थोड़ा दिक्कत है, इसका हो सकता है कि एक क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए और इसका जो राइट आंसर है, आंसर की आने के बाद पता चल जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर द्वारा राजस्व प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से नवाचार किए गए थे, मतलब कौन सी नई चीज़ें जोड़ी गई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो जब्ती जोड़ी थी दोस्तों, एक देसाला बंदोबस्त जो 1580 में इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। तो 4 और 5 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। वीरजी वोरा क्या थे। वीरजी वोरा एक मुगल काल के समय वीरजी वोरा एक व्यापारी थे दोस्तों, गुजरात के सबसे ज़्यादा फेमस व्यापारी थे जो विदेशों से आयात निर्यात और बढ़िया धंधा पानी ये किया करते थे गुजरात में रहकर, वीरजी वोरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही का सही बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे सही कैसे चूज़ करना है दोस्तों। तो बाबर ने 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना की थी और भारत के अंदर। दूसरा, अकबर ने 1556 में भारत के अंदर शासक बना था। औरंगजेब 1657 में इसकी 1657-58 में इसकी शुरुआत होती है और जहांगीर भी 1606 में इसकी शुरुआत होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1 और 2 इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक सही माना जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र जोड़ी का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सितार और तबला का इन्होंने आविष्कार किया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, मिलादुल नबी त्यौहार या 12 वफ़ात किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मिलादुल नबी और 12 वफ़ात का जो संबंध है, मोहम्मद साहब का जो जन्म दिवस हुआ है वो मिलादुल नबी और 12 वफ़ात से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो ये तो हमने ट्रिक बना रखी है वीडियो में, तो इससे आप बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो शंकराचार्य का हो जाएगा यहाँ पे अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद और माधवाचार्य का हो जाएगा द्वैतवाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन NTUGC नेट के अंदर भी पूछा गया है और जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर भी रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। तो कुल मिला के यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आईने अकबरी के अंदर अबुल फजल ने सूफीवाद के कितने सिलसिलों का उल्लेख किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। इसमें कितने हैं, 11, 12, 14 या 16, यह आपको कमेंट्स करके बताना है कि अबुल फजल ने कितने सूफीवाद के सिलसिलों का उल्लेख किया है आईने अकबरी के अंदर। दोस्तों कमेंट्स सभी को करना है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी क्वेश्चन पूछे उसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संप्रदाय का अनुयायी नहीं था।
तो निर्गुण संप्रदाय का अनुयायी कौन नहीं था दोस्तों? निर्गुण और सगुण की अगर हम बात करें तो निर्गुण उनको माना जाता है दोस्तों जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, और सगुण उनको माना जाता है दोस्तों जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम देख लेते हैं दोस्तों कौन निर्गुण है। तो कबीरदास जी भी निर्गुण है, गुरु नानक दास जी भी निर्गुण है, और नामदेव जी भी निर्गुण है। मगर सूरदास जो है दोस्तों सूरदास जो है सगुण, यहाँ पे दोस्तों नामदेव जो है इनको निर्गुण माना जाएगा दोस्तों। ये भी निर्गुण है, कबीरदास भी, और गुरु नानक भी निर्गुण है, और सूरदास जी जो है ये सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। दास्तान अमीर हमजा क्या है दोस्तों? तो दास्तान अमीर हमजा मोहम्मद साहब का जो चाचा थे हज़रत हमजा, उनकी कहानियों का एक संग्रह है जिसका चित्रांकन अकबर के समय में यह करवाया गया था, दास्तान अमीर हमजा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। दो पहाड़ी चित्रकला शैलियाँ कौन सी थी दोस्तों? तो दो पहाड़ी चित्रकला शैली थी दोस्तों, बसोली शैली और कांगड़ा शैली। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। मध्यकाल में महाराष्ट्र के शिल्पकारों को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो अलूटेदार और बलूटेदार हमने शिवाजी का जो प्रशासन था उसके अंदर पढ़ा था। तो दोस्तों बलूतेदार जो थे इसमें शिल्पकार माने जाएंगे, और अलूटेदार जो थे वो किसान माने जाते थे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट माना जाएगा। 14वीं शताब्दी के कश्मीर के संत कवि लल्ला देद लल्लेश्वरी किसके भक्त थे दोस्तों? तो ये भगवान शिव के भक्त थे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। मियाँ तानसेन का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो इनका रामतनु पांडे इनका मूल नाम था, जो अकबर के 9 रत्न थे उसके अंदर ये शामिल थे दोस्तों। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से जनरल महाराजा रणजीत सिंह की फौज ए खास के सदस्य थे दोस्तों? तो इसमें अगर देखा जाए तो कुछ विदेशी थे और कुछ भारत के भी थे। तो इसमें बंटूरा, बंशीटाट, गार्डनर और सूरज सिंह। तो 1 2 3 4, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित कालानुक्रम में व्यवस्थित करें दोस्तों। तो इनका विलय जो डलहौजी के समय हुआ था, इनका विलय उसको हमको देखना है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सतारा के जो अप्पा साहिब थे उनका विलय डलहौजी ने किया था 1848 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा। सबसे पहले सतारा होगा, फिर उसके बाद बघाट का विलय होता है, फिर उसके बाद नागपुर का होता है। 1554 के आसपास 1854 के आसपास झांसी का विलय होता है। 1856 के आसपास इनका झांसी का विलय होता है। तो सबसे अंत में झांसी का विलय होता है। तो 2 नंबर आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1839 के बाद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में दोस्तों। तो इसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है दोस्तों? तो इसका उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों ध्यान सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, ध्यान। तो दोस्तों 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी बनता है खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर सी। और जो ध्यान सिंह है इनके प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। तो खड़क सिंह इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बनता है। और दिलीप सिंह जो है दोस्तों अंतिम सिख शासक होते हैं, इनको ब्रिटेन पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद पंजाब का विलय कर लिया जाता है लॉर्ड डलहौजी के समय। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार बंद कर दिया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1813 के अंदर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, मगर चीन के साथ चाय का व्यापार करने का अधिकार बचा रहता है, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के
द्वारा इसको भी समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इसको लेकर आया जाता है। और 1833 के बाद ही दोस्तों जो गवर्नर जनरल होता है वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है दोस्तों। मतलब पहले बंगाल का गवर्नर, पहले 1800 सबसे पहले तो बंगाल का गवर्नर बनता है दोस्तों, फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है 1772 में, फिर 1833 में जाके दोस्तों पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, जो 1858 तक 57 तक रहता है। फिर 1858 के बाद भारत का वायसराय इसी पद को बना दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारतीय भाषा और क्लासिक अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो जेम्स लायल आयोग आएगा, फिर उसके बाद रिचर्ड स्ट्रेची आयोग आएगा जो लॉर्ड लिटन के समय बना था, और मैकडोनाल्ड आयोग आएगा जो लॉर्ड कर्जन के समय बना था दोस्तों। तो 2, 3, 1 दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। 1857 के जो नेता थे और उनसे संबंधित जो स्थान थे उनको मिलाना है दोस्तों। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कुंवर सिंह का संबंध जगदीशपुर बिहार से, खान बहादुर खान का संबंध है बरेली से, बहादुर शाह जफ़र का संबंध है दिल्ली जो आखिरी मुगल बादशाह है, और बेगम हजरत महल का संबंध है लखनऊ से। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बिल्कुल राइट इजी आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। किसके कार्यकाल में पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो किसके समय हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों भारत में वैधानिक सिविल सेवा कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो भारत में वैधानिक सिविल सेवा कब शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित जनजातीय आंदोलन को कालक्रम में इनको सजाना है दोस्तों। तो इसका वीडियो हमने अपलोड कर रखा है दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट के अंदर डला हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। इनकी डेट, इनके नेता और इनसे संबंधित क्या क्या घटनाक्रम हुई है इसको आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। सबसे पहले कौन सा विद्रोह आएगा, फिर उसके बाद कौन सा विद्रोह आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, इस तरीके से आपको चारों विद्रोह को क्रम में सजाना है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आयोग ने उच्च शिक्षा पर विचार नहीं किया था दोस्तों? तो इसमें से किस आयोग ने उच्च शिक्षा पर विचार नहीं किया था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं सर्जेंट आयोग, इसने भी किया था। राधाकृष्णन आयोग जो 1948 का है। सेडलर आयोग जो 1917 का है दोस्तों। इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, और ये 1944 का है दोस्तों। ये 1948 का है। और हार्टोग कमेटी ये 1937 के आसपास की है, इसने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित सामाजिक सुधार आंदोलन को कालक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित जमाना है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहला यहाँ पे माना जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, पारसी धर्म सुधार आंदोलन। राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2, 4, 1, 3। पहले आएगा वहाबी आंदोलन, फिर आएगा ब्रह्म समाज, फिर आएगा पारसी धर्म सुधार आंदोलन, फिर आएगा आर्य समाज। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ज्योतिबा फूले की कृति नहीं है दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। ये तृतीय रत्न वाला तो NT UGC नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेकंड शिफ्ट के अंदर। ये भी इनकी कृति है। इन दोनों में से आपको बताना है दोस्तों, इशारा या शिवाजी का जीवन, दोनों में से कोई एक इसका राइट आंसर होगा जो आपको कमेंट्स करके बताना है। अब यहाँ पे मैच करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको मैच करते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है दोस्तों गीतांजलि से, दीन बंधु मित्र का संबंध है नील दर्पण से, और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो संबंध है आनंद मठ से है दोस्तों, और माइकल मधुसूदन दत्त का संबंध है दोस्तों पद्मावती से। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन पारसी धर्म सुधारक नहीं थे दोस्तों, तो इसको आपको बताना है दोस्तों कौन पारसी धर्म सुधारक नहीं थे। तो दादा भाई नौरोजी जो थे ये तो थे। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के अलावा नौरोजी फरदून जी ये भी थे, अब्राहम अलका जी और RK कामा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जहाँ तक लगता है मुझे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जा सकता है। इसके बाद निम्नलिखित समाचार पत्र अधिनियम, इसके अंदर भी दोस्तों कुछ शब्दावलियों की मिस्टेक देखने को मिल रही है, क्योंकि समाचार पत्र अधिनियम है ये 2 से 3 है, क्योंकि 1951 में भी ये अधिनियम आया था, 1908 में भी आया था, 1835 के आसपास भी ये अधिनियम देखने को मिला है। तो शब्दावलियों की प्रॉब्लम की वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आंसर के आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बाकी जो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये हमारा 1878 का था दोस्तों, जो लॉर्ड लिटन के समय आया था, और ये हमारा 1951 का है दोस्तों, प्रेस आपत्तिजनक मामले का अधिनियम। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब अस्तित्व में आई थी दोस्तों, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अस्तित्व में आई थी 1920 में, और इसके अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत बाल गंगाधर तिलक जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, लाला लाजपत राय 1920 में। और इसके जो संस्थापक थे वो आपको कमेंट्स करके बताना है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निकासी का सिद्धांत किस पत्र में प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा में विश्वास करता था दोस्तों, तो कौन मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी था, ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोधी था, रामकृष्ण मिशन जो थे, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, मतलब इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों। संताल विद्रोह, दक्कन दंगे और मोपला विद्रोह किसके रूप थे दोस्तों, तो ये किसान विद्रोह थे, राष्ट्रवादी विद्रोह थे, सुधारवादी आंदोलन थे, या स्थानीय विद्रोह थे। दोस्तों ये स्थानीय विद्रोह थे। इसके बाद यहाँ पे अधिनियम दे दिए गए और उनका सन दे दिए गए थे, इनको मिलाना है दोस्तों। सबसे पहले 1856 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था। 1929 के अंदर दोस्तों बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के ऊपर जो शारदा अधिनियम आया था वो है। 1872 के अंदर दोस्तों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, 1856 के अंदर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1929 के अंदर दोस्तों सती प्रथा का अधिनियम। तो ए का 3 देखना है आपको, ए का 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, और बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा।
1856 में हमारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1929 में बाल विवाह रोकथाम के लिए शारदा अधिनियम आया था। 1872 के अंदर दोस्तों मूल विवाह अधिनियम, और 1829 के अंदर सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। खिलाफत आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो खिलाफत आंदोलन का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा? इसने नेताओं का एक नया बैंड प्रदान किया जिन्होंने आंदोलन का एक नए रक्त का संचार किया। ये नहीं होगा दोस्तों। इसने असहयोग आंदोलन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया या मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन में लाया, और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उसमें करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था दोस्तों। भारत में 1954 में चीन के साथ पंचशील के सिद्धांत की घोषणा की। इस सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद को प्रोत्साहन, शांतिपूर्ण से अस्तित्व, ये भी शामिल था, ये भी शामिल था। एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान, ये भी था। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। तो दोस्तों ये डी वाला जो ऑप्शन है ये शामिल नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो हमारे आर्टिकल 32 में दिया गया है, जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों किस रियासत के विरुद्ध अभियान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाया गया था दोस्तों। गोवा के खिलाफ जो चलाया था ऑपरेशन विजय, जो 1961 के अंदर पुर्तगालियों से इसको आज़ाद करवाया था ऑपरेशन विजय के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है कुछ। तो दोस्तों यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन हमारा एंसेंट हिस्ट्री से पूछा गया है। हसीद के आयु चक्र सिद्धांत में बताए गए निम्नलिखित युगों को काल क्रम में सजाए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। तो सबसे पहले अगर देखा जाएगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा कांस्य युग जो है सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, फिर 1 और फिर 2। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट माना जा सकता है। बाकी इसका आंसर क्या आएगा तभी पता चल पाएगा। इसके बाद एक ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में स्थल और उनसे संबंधित स्थानों के बारे में यहाँ पे मैच करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमको कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो बुर्ज होम जो था झेलम घाटी जो जम्मू कश्मीर का से संबंधित ये स्थल है, स्टोन एज का साइट माना जाता है नवपाषाण काल का, जहाँ से आपको गड्ढे वाले आवास यहाँ से देखने को मिलते हैं दोस्तों।
इसके बाद गणेश्वर संस्कृति जो राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों, ये ताम्रपाषाण कालीन की संस्कृति है। जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों, ये भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। आहाड़ संस्कृति जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित नहीं है दोस्तों, ये भी राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों, आहाड़ संस्कृति। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऋग्वेद के अनुसार हिमवत या हिमालय का मुंजवत शिखर किसका स्थल है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमरस, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल के अंदर इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। सोम को समर्पित है, उसी के अंदर बताया गया हिमालय का जो मुंजवत शिखर है उसके अंदर सोमरस पाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन्हें उपवेद माना गया है दोस्तों, तो उपवेद पूछा गया है यहाँ से, किस किस को उपवेद माना गया है। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो गंधर्व वेद को उपवेद माना गया है, शिल्प वेद को उपवेद माना गया है, आयुर्वेद को माना गया है और धनुर्वेद को माना गया है दोस्तों। तो सी डी ई एफ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वैदिक काल से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। ऋग्वेद के मंडलों में 4 वर्णों की चर्चा की गई है दोस्तों, तो ये राइट आंसर है। पुरुष सूक्त में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति मिथक है। इसके बाद पुरुष सूक्त के बाद ऋग्वेद पुरुष सूक्त बाद में जोड़ा गया है दोस्तों, तो ये भी सही है। इसके बाद ऋग्वेद में शूद्र शब्द कई बार आया है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है, इसके सभी सही माने जाएंगे। इसके बाद महाजनपद और उनकी राजधानियों को यहाँ पे मैच करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंग जनपद की जो राजधानी थी चंपा, कौशल की श्रावस्ती, सूरसेन मथुरा जनपद, वत्स कौशाम्बी। तो ए का 4, बी का 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। सी का 3 और डी का 1। खुदाई में मिली मुहरों पर हड़प्पा के लोगों द्वारा किस देवता की पूजा करने का संकेत मिलता है दोस्तों। इंद्र का, पशुपति शिव का, गणेश का, विष्णु का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों जो पशुपति वाली मोहर जो मिली है ये मोहनजोदड़ो से मिली है और मेके को ये मोहर मिली है दोस्तों। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, तो सिद्धरिला, ऋजुपालिका, गंगा और कोसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी। इनको कितनी आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। महावीर स्वामी की जो ज्ञान की प्राप्ति, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कितने वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यह आपको कमेंट्स करके बताना है। मानव इतिहास में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो लोहा, चांदी, सोना, तांबा। तो दोस्तों तांबे का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद बुद्ध के समकालीन निम्नलिखित विचारों में से कौन अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण के बाद चरवाक स्कूल के समान दिखाई देता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजीत केस काम्बलिन। तबकात अकबरी में कभी कभी अबुल फजल अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। तबकात अकबरी को कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो तबकात अकबरी की रचना किसने की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन यहाँ पे देखना है दोस्तों। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी और सिंहासन प्राप्त किया।
तो दोस्तों बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार पुष्यमित्र ने बौद्धियों को मार डाला और उनके मठों को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों ये राइट आंसर है। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 84,000 स्तूपों को इसने नष्ट कर दिया था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा देख लेते हैं, उसने वैदिक प्रथाओं का पुनर्स्थापना की थी। दोस्तों तो ये भी इसका सही है। तो इसमें सारे आंसर सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सभी सही माने जाएंगे। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। और ये संगति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये आपको जो है पाटलिपुत्र के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। अशोक के समय इसकी संगति का आयोजन किया गया था, तृतीय बौद्ध संगति का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हम एक दार्शनिक बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं भेज सकते, यह वेद दुरुपयोग है। यह कथन किसने किसके लिए कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने, गलत। एंटिओकस से अशोक ने, यह भी गलत। एंटिओकस ने बिंदुसार से, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। और सिकंदर ने बिंदुसार से, ये गलत माना जाएगा। एंटिओकस ने अंजीर और शराब, मीठी शराब, सूखे मेवे, अंजीर वगैरह और एक दार्शनिक इन्होंने एंटिओकस से मांगा था। तो इन्होंने एंटिओकस ने ये बोला था कि हम आपको दार्शनिक नहीं पहुंचा सकते, तो इन्होंने मीठी शराब और अंजीर वगैरह ये पहुंचा दिए थे और दार्शनिक नहीं पहुंचाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मंदिरों को यहाँ पे मैच करना है दोस्तों। तो सपाट वाला छत, चकोर मंदिर, वर्गाकार मंदिर विमान के साथ, शिखर सहित वर्गाकार मंदिर और गोलाकार मंदिर। तो दोस्तों सपाट वाला छत वाला मंदिर जो है सांची का प्राचीनतम मंदिर जो माना जाता है, संख्या 17 जो है ये ऑप्शन नंबर 2। वर्गाकार मंदिर 1, विमान के साथ शिखर, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बी का 3। और शिखर सहित वर्गाकार मंदिर देवगढ़ का मंदिर और गोलाकार मंदिर तिगवा का मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। कार्ले अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को काराजिका ग्राम प्रदान करने वाले किस शासक का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यज्ञश्री सतकर्णी। निम्नलिखित में से संगम युग में लिखी गई प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक कौन सी है? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तोल्कापियम जो है इस संगम काल में लिखी गई व्याकरण की पुस्तक है। इसके जो राइटर है तोल्कापियर इसके राइटर है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कृति नाटक नहीं है दोस्तों? तो अश्वघोष का सरीपुत्र प्रकरण ये नाटक है। शूद्रक का मृच्छकटिकम ये भी नाटक है। भास का सोपन वासवदत्ता ये भी नाटक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है दोस्तों, ये नाटक नहीं है। हर्षवर्धन के बारे में लिखने कौन सा कथन गलत है दोस्तों? मधुबन और बांसखेड़ा के शिलालेख हर्षवर्धन से संबंधित है, ये राइट है। हर्ष ने विक्रमशिला में बौद्ध मठ की स्थापना की, ये गलत है, नालंदा में की है। उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद जैसी किताबें लिखी, ये सही बात है। उन्होंने बाण, मयूर और मातंग दिवाकर जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख ले दोस्तों। द्रविड़ वास्तुकला में निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित माना जाता है? तो दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिर तो जो निर्माण करवाए हैं ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाए हैं। और कैलाश कांची का जो कैलाश नाथ का मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया, जो राज सिंह शैली का निर्माता था दोस्तों। इन्होंने ही राज सिंह शैली की शुरुआत की थी और इसकी उपाधि भी राज सिंह थी। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो बना है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन महमूद गजनवी से रिलेटेड। महमूद गजनवी
महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय राज्य के शासकों की ओर संकेत करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल, फतेह दाऊद और महिपाल। तो पहले जयपाल को हराया, फिर फतेह दाऊद को हराया, फिर महिपाल को हराया। ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर है इनका। इसके बाद दोस्तों, चोल शासक राजेंद्र प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। उन्होंने गंगा घाटी तक एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। उसके बाद दूसरा, उसने विजयश्री शैलेंद्र के राजा को जीतने के लिए एक मजबूत जहाज बेड़ा बनाया। तो ये ऑप्शन सही है। उसने लंका के राजा महेंद्र पंचम को हराया। तो ये भी सही है। तो दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट मान सकते हैं ये। वैसे नेतृत्व तो नहीं किया था, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा दोस्तों तो 2, 3, 4 इसके राइट होना 2 और 3 राइट होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन नंबर 4 जो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 958-49 ईस्वी में हुए तक्कोलम के युद्ध का क्या परिणाम रहा? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट माना जाएगा। कृष्ण तृतीय ने चोल शासक को पराजित किया था इस युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कश्मीर की रानी दिद्दा ने कब शासन किया था दोस्तों? तो कश्मीर की रानी दिद्दा ने लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने शासन किया था दोस्तों, 9वीं और 10वीं शताब्दी के संबंध में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है, 9वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी। इसका वीडियो हमने बनाया है, तो आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक का दरबार न्याय दर्शन के लिए विद्वान प्रभास की उपस्थिति के लिए माना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर नागभट्ट प्रथम या चंदेल राज। इसका भी दोस्तों आपको सोर्स देख के इसको कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों, राजवंश और उनसे संबंधित स्थानों के बारे में बताया गया है, उनकी राजधानी के बारे में। तो प्रतिहारों की जो राजधानी थी दोस्तों कन्नौज थी। चालुक्यों की राजधानी अनिलवाड़ थी गुजरात का। और चौहानों की एकाचार बीकातीन और सीकावन। चौहानों की स्वर्णगिरी और परमारों की चंद्रवती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रारंभिक मध्यकाल में दहल किसका क्षेत्र था? दहल मतलब ढाल मंडल किसका क्षेत्र था दोस्तों? तो ये गंग वंश के शासकों का इसमें माना जाएगा। गंग नहीं, कलचूरियों का शासन था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ढाल मंडलों पर कलचूरियों का शासन था। इसके बाद मणिग्राम शब्द का संबंध बताया गया। यहाँ पे मणिग्राम शब्द का आशय क्या था दोस्तों? तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यापारियों का एक संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सारे जो 100 क्वेश्चन थे राजस्थान सेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों पर चर्चा कर लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सोर्स के साथ या अदर सोर्स के साथ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और कई सारे वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।